गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से लोकतंत्र का विध्वंस हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और हिटलर का उदय हुआ। ये सभी चीज़ें या जो विचारधाराएं चल रही थी वो नाज़ीवाद के ऊपर आधारित विचारधाराएं चल रही थी। नाज़ी विचारधारा को जन्म देने वाला व्यक्ति था हिटलर। वो जर्मनी के खोए हुए वजूद को प्राप्त करना चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध में हुई हार का बदला लेना चाहता था। जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें जो भी जर्मनी के ऊपर शर्तें लाद दी गई वह धीरे धीरे उनको तोड़ता चला गया। आगे चलकर वो जर्मनी का चांसलर बन गया। उसने शासन किया। हेलमुट की जो हमने कहानी पढ़ी थी कि जो नाज़ीवादी विचारधारा वाले लोग थे वो बड़े क्रूर थे। बहुत से जो अपाहिज थे, अपंग थे, उनको मार दिया गया, बेरहमी से कुचल दिया गया। तो इस प्रकार की जो नाज़ीवादी विचारधाराएं थी वो चली आ रही थी। और नाज़ियों का जो सबसे ज़्यादा टारगेट जो थे वो थे यहूदी। यहूदियों को नाज़ी अपने विरोधी समझते थे, घोर विरोधी, कट्टर विरोधी समझते थे अपने आप को। इसलिए उन्होंने जो यहूदी हैं उनका दमन करना प्रारंभ कर दिया। एक ये समय ये था कि मंदी के युग से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बीच का जो समय था वो इसी प्रकार का समय था। हिटलर नाज़ियों की सेना को तैयार कर रहा था, क्रूरता का परिचय दे रहा था और इसके तहत अन्य राज्यों के ऊपर अधिकार भी करता जा रहा था। सेना में बढ़ोतरी कर रहा था, हथियार निर्माण कर रहा था और यूँ कह सकते हैं कि उसके इस कार्यों की वजह से ही पूरा विश्व या विशेषकर यूरोप महाद्वीप डरा हुआ था। उन्हें यह डर सता रहा था कि अब कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है। नाज़ियों की जो नस्ल विरोधी विचारधाराएं हैं वो भी सामने आने लग गई। एक विशेष नस्ल के प्रति इनका प्रेम था और अन्य जो भी नस्ल थी उन्हें वो अपना घोर विरोधी समझते थे, जैसे यहूदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर आधारित है कि नाज़ियों की जो नस्ल विरोधी जो विचारधाराएं हैं वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अन्य नस्ल को वे इग्नोर करते थे, उन्हें अपमानित करते थे, प्रताड़ित करते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि मंदी के युग के बाद में नाज़ी पार्टी जो बनी और इसके जो समर्थक थे उनका विश्व के लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, कैसा नजरिया था, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। यानी कि नाज़ी विचारधारा मान लो या फिर उसका विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण था वो एक पर्यायवाची शब्दों के रूप में हम देख सकते हैं। कैसे था कि उसका ये मानना था कि उसका ये दृष्टिकोण था कि इस दृष्टिकोण के तहत सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। यानी कि नाज़ी जो विचारधारा या जो दृष्टिकोण था उसमें ये साबित करना चाहते थे वो कि जो सभी समाज हैं, जो भी समाज रह रहा है, उनको बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या बिल्कुल कमतर।
यानी कि नस्लों को अलग अलग भागों में बांट रखा था। और नात्सी ये कहते थे कि हमारे दृष्टिकोण के अनुसार समाज में जो बराबरी है वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई समाज बेहतर है तो कोई बिल्कुल उससे कम है। समाज को अलग अलग नजरिए से बांट रखा था, अलग अलग दृष्टिकोण बनाए रखा था। ब्लांड एक शब्द आया है, ब्लांड, ये एक वहां की एक नस्ल थी जो नीले आंख वाले और घुंघरू बाल वाले होते थे। जो ब्लांड होते थे वो नीली आंख वाले होते थे और इनके बाल कैसे होते थे, घुंघरू वाले बाल होते थे, जो कि नॉर्डिक जर्मन आर्य, यानी कि ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर होते थे और यहूदी सबसे नीचे। देखिए ये दृष्टिकोण था उस समय। सबसे ऊपर समाज में बेहतर स्थान किसको प्राप्त था, ब्लांड नॉर्डिक जर्मन आर्य, ये क्या होते थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे ऊपर थे, और यहूदी सबसे नीचे। और कहीं ना कहीं जो नात्सी विचारधारा वाले व्यक्ति थे वो यहूदियों को नस्ल विरोधी समझते थे। यानी कि जो ये यहूदी हैं वो क्या है, नस्ल विरोधी हैं, और यहूदियों को आर्यों का कट्टर शत्रु समझा जाता था। यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्य है वो अपने आप को बेहतर समझते थे और जो यहूदी थे वो इनसे कम आंके जाते थे, और यहूदियों को नस्ल विरोधी कहा जाता था। आर्यों का कट्टर शत्रु भी किसको बताया गया है, यहूदियों को बताया गया है। तो ये हमारे सामने छोटा सा दृष्टिकोण, यानी नात्सियों का एक समाज के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो सामने आ गया कि समाज में बराबरी का हक किसी को नहीं है, कोई बेहतर है तो कोई कमतर है। सबसे ऊपर किसको रखा गया, ब्लांड नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और सबसे नीचे किसको रखा गया, यहूदियों को। यहूदियों को जो आर्य थे वो अपना कट्टर शत्रु समझते थे और इन्हें नस्ल विरोधी बताते थे। उसके बाद में हिटलर की जो नस्लीय सोच होती थी, हिटलर की नस्लीय सोच जो होती थी नस्ल को लेकर, किसी समुदाय को लेकर, तो जो हिटलर की नस्लीय सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी कि हिटलर की जो नस्लीय सोच थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिटलर की जो अन्य समाजों के प्रति एक नस्लीय सोच कायम थी वो किन विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन का नाम पहले हम पढ़ चुके हैं, 9th में है, 10th क्लास में है। प्रकृति विज्ञानी थे ये, पेड़ पौधों से रिलेटेड इनका अध्ययन होता था, वनस्पति से रिलेटेड इनका अध्ययन होता था। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी किसकी सोच, हिटलर की नस्लीय सोच। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। डार्विन क्या थे, प्रकृति विज्ञानी थे, और इनका ये मानना था कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए, यानी कि कोई भी पौधा बड़ा होता है, फल फूल देता है, तो उसके लिए उसकी परिस्थितियां, उसके विकास के लिए जो परिस्थितियां हैं या उसके लिए किस प्रकार की प्रकृति सही रहेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो डार्विन था प्रकृति विज्ञानी, वो ये कहते थे कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पशुओं और पौधों की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि विकास के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तभी जाकर चाहे पशु हो या पौधा हो उसका विकास संभव है।
या उसकी उत्पत्ति उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि पौधे की उत्पत्ति किसके ऊपर निर्भर करती है? उसके विकास के तत्वों के ऊपर और प्राकृतिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। और ये प्रकृति विज्ञानी थे। और कहीं ना कहीं इन विचारकों के ऊपर आधारित किसकी सोच थी? हिटलर की नस्लीय सोच थी कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पशुओं और पौधों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। उसके बाद में दूसरे जो विचारक थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर यानी दो विचारक ऐसे थे जिनके विचारों पर आधारित थी हिटलर की नस्लीय सोच। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक विज्ञानी, जो ये कहते थे कि विकास और प्राकृतिक अवधारणा के जरिए पौधा और पशु की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिजीविका का सिद्धांत। ध्यान से रखना, याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया? अतिजीविका का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने, जो चार्ल्स डार्विन थे, पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की अवधारणा बताई किसके द्वारा? विकास और प्रकृति की अवधारणा के द्वारा। और जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? अतिजीविका का सिद्धांत। अतिजीविका यानी अति यानी ज्यादा। ज्यादा कौन जिंदा रहेगा? ज्यादा समय तक कौन जिंदा रहेगा? जो योग्य है। यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जिंदा बचेगा। अर्थात तो इसका मतलब क्या है? कैसे भाई? जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, इसका मतलब क्या है कि जो प्रजातियां पृथ्वी के ऊपर, जो भी प्रजातियां हैं, चाहे समुदाय हो, पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो, कोई भी प्रजाति, जो प्रजातियां बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि जो भी परिस्थितियां बदल रही है उन परिस्थितियों के अनुसार जो प्रजाति अपने आप को बदल लेगी, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेगी, वही प्रजाति पृथ्वी पर जिंदा रहेगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अतिजीविका का सिद्धांत। और अतिजीविका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अतिजीविकी का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया और क्या कहा कि जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जिंदा बचेगा। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रजातियां जो हैं बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेगी, वही जिंदा बचेगी। अर्थात तो मर जाएगी। एनवायरनमेंट चेंज होता है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट चेंज होता है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, जैसे प्राकृतिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, बहुत से पशु पक्षी मर जाते हैं, मनुष्य तक अपने आप को ढाल नहीं पाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इसने क्या कहा है कि जो प्रजातियां अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगी वही पृथ्वी पर जिंदा बचेगी। अब इन दोनों सिद्धांतों के हिसाब से, यानी कि कौन से सिद्धांत? एक तो अतिजीविकी का सिद्धांत और डार्विन का कौन सा सिद्धांत था? विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा का सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर नात्सियों की क्या दलील थी? भाई इन्होंने इनसे प्रेरणा ली है, इन दोनों ही सिद्धांतों से नात्सियों ने प्रेरणा ली है। और नात्सियों ने क्या दलील दी कि जो नस्ल ताकतवर है वही जिंदा रहेगी। उस समय जब 1930 के बाद और 1939 के बीच का जो समय था,
नाथियों की एक सोच थी, एक दृष्टिकोण था कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि जो नस्ल या जो समाज सबसे ज्यादा ताकतवर है अब वही जिंदा रहेगा। कमजोर जो नस्ल है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आर्य जो नस्ल है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आर्य नस्ल क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, वो कमजोर नहीं है और वो अपने आप को शुद्धता में बनाए हुए हैं। अपनी ताकत हासिल करके वो दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। आर्य कौन थे, नाथसी, अपने आप को आर्य समझते थे नाथसी, और आर्य नस्ल को क्या मानते थे, वो सर्वश्रेष्ठ, ताकतवर। और इनका ये मानना था कि जो नस्ल सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्ल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आर्य जो नस्ल है वो सर्वश्रेष्ठ है, ताकतवर है, शुद्धता बनाए हुए हैं, ताकत हासिल करके पूरे जो दुनिया है उसके ऊपर अपना वर्चस्व कायम करेगी। तो ये नाथसियों की दलील थी। यानी कि ये जो दलील थी वो इन दोनों सिद्धांतों पे आधारित है। कोई कहता है प्राकृतिक बैलेंस अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति आपको अपनाएगी नहीं। अतिजीविका का सिद्धांत कि जो सबसे ज्यादा योग्य है वही जिंदा रहेगा। तो इन दोनों ही विचारधार को से नाथसियों ने जो सीखा और जो बताया कि इस पृथ्वी पर जो ताकतवर होगा वही जिंदा बचेगा। यानी जिसके पास ताकत है वही जिंदा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ताकतवर व्यक्ति ही इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहेगा और जो कमजोर नस्ल है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और हम कौन सी नस्ल से हैं, आर्य नस्ल से। तो हम क्या हुए, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम शुद्धता बनाए हुए हैं, ताकत हासिल कर रहे हैं और पूरी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करेंगे। ये किसका मानना था, नाथसियों का मानना था। उसके बाद में हिटलर की जो विचारधारा थी, पहला जो पहलू था वो तो थे इनके सिद्धांत दोनों के। पहला जो हिटलर की पहलू था वो था कि मैं जो मेरी एक विचारधारा होगी वो इन दोनों चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से प्रभावित होगी और हुई भी, कि प्रकृति में अगर जीना है तो अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा, शत्रुओं से लड़ना है तो अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ये नाथसियों की विचारधारा थी, जैसा इन्होंने किया। उसकी जो दूसरी विचारधारा थी उसका जो पहलू था वो था जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। ध्यान से देखें कि हिटलर की जो विचारधारा का दूसरा पहलू था वो कौन सा था, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। यानी कि अपने लोगों को बसाने के लिए से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना। भू राजनीतिक यानी कि अपने लोगों को बसाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसने कौन सी अवधारणा कायम की, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। और उसी का परिणाम क्या हुआ कि हिटलर ने अपने आस पड़ोस की जो भी देश थे उनके ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और उसकी जो प्रयोगशाला थी उसका पहला केंद्र कौन बना, पोलैंड। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो भी पोलैंड के ऊपर आक्रमण के साथ हुआ था। जर्मनी पूरब में अपना विस्तार करना चाहता था और इस अवधारणा के तहत पूरब में उसने किसके ऊपर हमला कर दिया, पोलैंड के ऊपर हमला करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये उसकी कौन सी अवधारणा हो गई, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा की। अपने लोगों को बसाने के लिए, उन्हें रखने के लिए जमीन तो होनी चाहिए ना, जगह तो होनी चाहिए ना। और इसी अवधारणा के तहत उसने पहला शिकार किसको बनाया, पोलैंड को। कब, सितंबर 1939। और इसके साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था
वो प्रारंभ हो गया था। तो आज के टॉपिक में जो हमने देखा है अब तक कि नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि जो नात्सी विचारधारा को मानने वाले लोग थे उनका विश्व के लोगों के प्रति या समाज के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तो इनका दृष्टिकोण क्या था कि समाज में सभी लोग बराबर नहीं है, कोई बेहतर है तो बिल्कुल कोई कमतर है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्लांड, नीली आंखों वाले, घुंघरू बालों वाले कॉर्डिक जर्मन आर्य, ये तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ। और सबसे निचला किसको दिया? यहूदियों को। क्यों? क्योंकि यहूदियों को ये अपना कट्टर शत्रु समझते थे, नस्ल विरोधी समझते थे। इसीलिए द्वितीय विश्व से पहले बहुत से ज़्यादा यहूदियों को इन्होंने मारा था, नरसंहार किया था यहूदियों का नात्सियों ने। क्यों? क्योंकि वो इन्हें अपना कट्टर शत्रु समझते थे। फिर उसके बाद में जो हिटलर की नात्सी सोच थी समाज के प्रति या नस्ल के प्रति, वो किसके ऊपर, किन विचार के सिद्धांतों पर आधारित थी? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के। चार्ल्स डार्विन कौन थे? प्रकृति विज्ञानी। और प्रकृति विज्ञानी थे, इनका क्या मानना था कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा, यानी कि विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करना, यानी कि कोई भी पौधा या पशु अपने आप को कब ढाल सकता है उस माहौल में जब उसे वैसी परिस्थितियां मिलती हो। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अतिजीविके का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी कि जो प्रजाति बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेगी वही पृथ्वी पर जिंदा रहेगी, नहीं तो वो प्रजाति क्या हो जाएगी? मर जाएगी। फिर इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर आधारित नात्सियों की दलील थी। वो क्या कहते थे कि जो नस्ल ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और आर्य नस्ल क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ताकतवर है, अपनी शुद्धता को बनाए हुए हैं और वह दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। ये इसका पहला पहलू है। दूसरे पहलू में उसने कौन सी विचारधारा अपनाई? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा की विचारधारा। ठीक है। और इसमें ये क्या चाहता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? इलाकों पर कब्जा होना चाहिए। अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा होना चाहिए। और इस अवधारणा के तहत उसने सबसे पहला शिकार किसको बनाया? पोलैंड को, सितंबर 1939।